इस वीडियो में हम लोग एनएमएस एग्जाम के लिए सिविक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे वो आपके एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम देखने को मिलेगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एनएमएस एग्जाम में जो सिविक्स से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो चलिए ना दोस्तों, पहले काम का काम कर लेते हैं, फिर बातें तो बाद में होती ही रहेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे देश में शक्तियाँ क्या एक ही व्यक्ति के बीच में है? नहीं ना है। हमारे देश में राजनीतिक शक्तियाँ, पॉलिटिकल पावर विभिन्न प्रकार के मंत्रियों, विभिन्न प्रकार की इकाइयों में बट गई है। प्रधानमंत्री का कुछ अलग पावर होता है, राष्ट्रपति का कुछ अलग पावर होता है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कुछ अलग पावर होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ भाई? क्वेश्चन को तो जानना ही है और इसके साथ ही साथ आप लोग को क्वेश्चन के मतलब को भी एक बेहतरीन तरीका से समझते जाना है, क्योंकि एनएमएस एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना बाबू। तो इसलिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके अंदर में क्या होना चाहिए? समझदारी विकसित होना चाहिए। जब समझदारी विकसित हो जाएगा तो उस दिन क्या कीजिएगा, वहां पे दिमाग लगा करके सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रट के जाइएगा तो काम नहीं होगा। हाँ, रट रटाए हुए भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक दिमाग लगाने वाला होगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को डेप्थ में समझना भी है। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सिविक्स के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बस इस वीडियो को देखिए और आने वाले 2 से 3 वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको सिविक्स के अंदर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। कोई भी टीचर इस बात का गारंटी नहीं देगा कि 100% आएगा ही आएगा। हम यहाँ पे आपको 100% गारंटी देते हैं। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो यदि पसंद आता तो जरूर लाइक करने का प्रयास कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपकी उम्मीद को, हम आपकी आशा को तोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले समझने का कोशिश करते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारे देश के अंदर में शक्तियाँ जो है विभिन्न प्रकार की इकाइयों में बट गई है। प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में क्या हुआ है? शक्तियों का बंटवारा हो गया है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हमारे देश के अंदर में क्या है? एक लिखित संविधान भी है और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है। शक्तियों को अलग अलग इकाइयों के बीच में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया है ना। और एक सर्वोच्च न्यायपालिका भी है हमारे देश के अंदर में। सर्वोच्च न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो एक संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक तत्व होता है उपयुक्त सभी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है कि संघात्मक है कि समाजवादी है? तो भारतीय संविधान क्या है? एक संघात्मक है। और इसी संविधान की विशेषता क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। हम लोग प्रस्तावना को पढ़े हैं ना। हमारे देश के प्रस्तावना के ही अंदर मैंने कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो भारतीय संविधान क्या है? एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से ही हो जाएगा। देखिए बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कहना होगा, सर जी क्या भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है? अरे भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के बीच में शक्तियों का क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है। इसलिए भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक है। भारत क्या है ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर भारत क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, तब इस प्रश्न का जवाब धर्मनिरपेक्ष होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान क्या है, तो एक संघात्मक है। भारतीय संविधान आदेशित करती है कि भारत पंथ निरपेक्ष है कि समाजवादी है कि लोकतांत्रिक है कि ये सभी है। तो भारतीय संविधान आदेशित करता है, भारतीय संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, यानी कि धर्म से विमुक्त है, धर्म निरपेक्ष है। भारतीय संविधान कहता है, सच में भारतीय संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, यानी कि यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को विशेष तरह का अधिकार नहीं दिया गया। सभी धर्म एक दूसरे के समान है। यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है। समाजवादी, हम लोग समाज के अंदर में रहते हैं। लोकतांत्रिक, यानी कि ये सभी आदेशित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ भी एक बेहतरीन तरीका से आता होगा। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब आ रहा है तो आप लोग वीडियो के अंदर में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रश्न का सर जी आंसर ये होगा।
आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान क्या अलिखित है, क्या लिखा हुआ नहीं है? हमारे देश के अंदर में जो संविधान है, जो पुस्तकें बनी हुई है संविधान, जिसके अंदर में सारे नियम कानून लिखा हुआ है, तो क्या वो अलिखित है, लिखित नहीं है? लिखित है। सबसे संक्षिप्त संविधान है? नहीं बाबू, सबसे बड़ा, सबसे विशालतम संविधानों में से एक है हमारे देश का संविधान। क्यों बाबू? क्योंकि हमारे देश के संविधान के अंदर में विभिन्न देशों से अच्छी बातों को समाहित किया गया है, जैसे कि मूल या मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, इसके साथ ही साथ नीति निर्देशकता तो लिया गया है आयरलैंड से। विभिन्न प्रकार के अच्छी बातों को, विभिन्न प्रकार के अच्छे नियम कानून को हमारे देश के संविधान के अंदर में समाहित किया गया है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान संक्षिप्त है या अलिखित है, ये नहीं कह सकते हैं। हमारे देश का संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान है, एक विशालतम संविधानों में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक अधिकार क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे देश का अर्थात भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रस्तावना है। इसी प्रस्तावना के अंदर में हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में, हमारा दार्शनिक आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, उसको कैसे कैसे न्याय मिलना चाहिए, उसके अंदर में किस प्रकार समानता आए, सारी बातों का वर्णन किया गया है। इसलिए कहते हैं हम लोग प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो क्या परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, शासक का आदेश होता है? क्या हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है वही सर्वोपरि है, वो जो बोल देगा वो हो जाएगा? नहीं होगा। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको संविधान के दायरे के अंदर में रहकर ही काम करना पड़ेगा। कोई भी इंसान संविधान से बड़े नहीं है। इसलिए इस संविधान को क्या कहते हैं हम लोग? किसी भी लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार है। क्या ये आर्थिक अधिकार है? क्या ये नागरिक अधिकार है? क्या ये राजनीतिक अधिकार है? क्या ये राजनीतिक कर्तव्य है? राजनीतिक अधिकार आपसे छीन भी लिया जा सकता है। बात को समझिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये नागरिक का अधिकार है। ये हम लोग को अधिकार दिया गया है, संविधान ने दिया है। राजनीतिक अधिकार हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं बाबू, क्योंकि राजनीतिक अधिकार हमसे छीन भी लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई शासन कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कानून का समुच्चय, यानी कि बहुत सही रहेगी, एक बेसिक फंडामेंटल कानून का समुच्चय जिसके अनुसार कोई शासन कार्य कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। क्योंकि संविधान ही बहुत सारे कानून का एक संग्रह होता है, समुच्चय होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो तो उस स्थिति में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इधर उधर चैनल के चक्कर में मत पड़िए। आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उस स्थिति में आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जीकेएस स्टडी सेंटर पर ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहा है और ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब सर यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं अच्छा तरीका से। आप दूसरे सर का भी वीडियो देखिए और हमारा भी वीडियो देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, अंतर देखने को मिलेगी, बहुत सारे अंतर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। हम यहाँ पे जिस अनुसार से आपको तैयारी करवा रहे हैं उसको समझिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए, किसी भी तरीका से उसको स्मरण में रखिए, समझिए, थिंकिंग कीजिए और फिर आप एग्जाम देने के लिए जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बना ना तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही साथ दूसरे लोग को भूलिएगा भी नहीं इस चैनल पर पढ़ने के लिए। लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि हम जिस अनुसार से पढ़ा रहे हैं ना उस अनुसार से यहाँ पे एनएमएस एग्जाम के लिए कोई चैनल उतना अच्छा तरीका से नहीं पढ़ाता है। पढ़ाता होगा, हम दूसरे को बुराई क्यों करेंगे? पढ़ाता होगा, लेकिन हम भी यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बातें तो होती ही रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्व मताधिकार का आधार है, ये लोकतंत्र के अंदर में होता है, तानाशाही के अंदर में, ये निरंकुश तंत्र में होता है कि साम्यवाद में होता है? तो ये होता है लोकतंत्र के अंदर में, क्योंकि
किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक हो जाता है, 18 वर्ष हो जाता है, तो वो मत देने के लिए लायक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने वर्षों के सभी भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है? तो 18 वर्ष जब ये हो जाएगा, आप वोट डालने का लायक हो जाइएगा। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मूल या मौलिक अधिकार नहीं है, और ये लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है अमेरिका से। और कईवां से कईवां अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है, और भाग 3 के अंदर में मूल या मौलिक अधिकार को रखा गया है। हमने बहुत सारे वीडियो के अंदर में इसके बारे में समझाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो के अंदर में इसके बारे में मूल या मौलिक अधिकार के बारे में बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पे मूल या मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सारे है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है, लेकिन पहले 7 था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब संपत्ति के अधिकार को मूल या मौलिक अधिकार नहीं कह सकते, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार क्या कहलाता है? तो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार ये मौलिक अधिकार कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान ने हमें क्या दिया है? तो मूल या मौलिक अधिकार दिए हैं। मूल या मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हमारे आत्मसम्मान के लिए, हम लोगों को आत्मसम्मान रूप में जीवन जीने का कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए ना। क्या होगा जब आपको बोलने की आज़ादी नहीं देगा? क्या होगा जब आपको एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, घूमने के लिए अधिकार नहीं देगा? क्या होगा आपको अपने मन के अनुसार से काम करने की आज़ादी नहीं देगा? कहेगा कि आपको यही धर्म को पालन करना पड़ेगा, कहेगा कि आपको यही काम करना पड़ेगा, यही बिजनेस करना पड़ेगा। आपको, आप विशेष धर्म से संबंधित रहते हैं तो आपको इधर इस धर्म का है तो आपको इस तरह का अधिकार, आप उस धर्म का है आपको उस तरह का अधिकार देगा, तो मनमुटाव होगा ना वहाँ पे। क्या एक नागरिक एक अच्छी जीवन जी सकता है? तो नागरिकों को एक अच्छी जीवन जीने के लिए, उसको आत्मसम्मान के रूप में जीवन जीने के लिए संविधान के अंदर में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूल या मौलिक अधिकार। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत और सम्मान करने से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का क, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के संविधान के भाग 4 में समाहित किया गया है, जो कि ये रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं हम लोग? तो रूस से लिए है। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत। और कई बार संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के संविधान के अंदर में मूल या मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आशा कर सकते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी और आपको एक बेहतर समझ भी आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहते हैं हम लोग उच्च सदन। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है? तो धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का समय ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल लगभग 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इधर प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपको जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, इन सभी का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 ही वर्ष का होता है। इसको ख्याल में रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय कार्यवाही की मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में कौन नहीं है? संसदीय कार्यवाही यानी कि एक संसद का क्या कार्य होता है? तो सरकार से प्रश्न पूछना। एक संसद का क्या कार्य होता है? तो प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, संगठन बनाना, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए यहाँ पे प्रश्न तो पूछ सकते हैं, सरकार की नीतियों को तो आप आलोचना कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कोई भी नियम कानून लाया, आपको लग रहा है कि ये कानून देश के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। उसके खिलाफ में क्या लाया जा सकता है? उस विधेयक के, उस कानून के खिलाफ में क्या लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आप संगठन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई मान के चलिए यहाँ पे संविधान नियम कानून सत्ता पक्ष का जिसके हाथ में सरकार है, वो नियम कानून बनाने के लिए गया
नियम कानून बनाया और उसको तोड़ने के लिए आप संगठन बनाइएगा, आप आतंकवादी, आप इधर उधर उग्रवादी संगठन बना के उसको तोड़ने का काम कीजिएगा। अब ऐसा काम नहीं होता है किसका, संसद का काम होता है प्रश्न पूछना। जो सरकार है उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप उसकी नीतियों का, उसके नियम कानून का आलोचना कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। लेकिन कहिएगा आप संगठन बना के उसको तोड़ेंगे, संगठन बना करके एटम बम गिराएंगे, परमाणु बम गिराएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है और राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का नेतृत्व के बारे में पूछा जाएगा, तो लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे प्रश्न वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सरकार का अंग नहीं है? तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका भी है, ये तीनों है। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी आपको दिखाई पड़े वो सरकार का अंग नहीं है। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, संविधान एवं नाम मात्र का प्रधान होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एवं संवैधानिक नाम मात्र प्रधान किसे कहते हैं? इसको सिर्फ नाम कहने के लिए है इतना बड़ा पोस्ट, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो ये होती है राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनल पावर किसके हाथ में रहता है, कौन देश चलाता है, कौन लीडर होता है, किसको जनता सही मायने में चुनता है? तो प्रधानमंत्री को ही नहीं चुनता है। क्या राष्ट्रपति को भी एक आम नागरिक चुनता है? राष्ट्रपति का भी क्या चुनाव होता है, इलेक्शन होता है? होता तो है, लेकिन क्या जिस अनुसार से प्रधानमंत्री को एक आम नागरिक चुनता है, क्या राष्ट्रपति को उस तरह से चुनता है? तो कहने के लिए राष्ट्रपति की है बहुत बड़ा पोस्ट, लेकिन हकीकत में वो एक नाम मात्र है, सिग्नेचर करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। कुछ सेना का कमांडर होता है, जितने भी सेना, चाहे थल सेना, जल सेना, चाहे वायु सेना, देश के अंदर में उसका चीफ होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन, तो राष्ट्रपति। और सभी सेनाओं का चीफ होता है, मुखिया होता है। सेना के बारे में कमांड उसके ही हाथ में होता है। लेकिन कहिएगा वास्तविक रूप में कि किसके पास पावर होता है, तो वो पावर होता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री सारा कारभार, प्रधानमंत्री देश को कंट्रोल करता है, सारे कार्य को करता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहते हैं? तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? तो दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, और जबकि राज्यसभा को क्या कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको ख्याल में रखिएगा, संसद के 3 अंग, लेकिन संसद के कितने सदन? तो 2 सदन। संसद के अंग तो 3, इसको ख्याल में रखिएगा। जिस अनुसार से हम आपको समझा रहे हैं उस अनुसार से समझते जाइए, उसको ख्याल में रखना है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाम मात्र के लिए। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? नाम मात्र प्रधान है। ये वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है ना। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आए तो उस दिन जरूर कमेंट कीजिएगा। फॉर्मादेश लेख जारी किया जा सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, या सी एवं बी दोनों के द्वारा? तो दोनों के द्वारा, सभी न्यायालयों के द्वारा नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों ही परमादेश लेख जारी कर सकता है, और किसी के पास ये ऐसा अधिकार नहीं है। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक करने का कोशिश कीजिएगा। और आपका प्यार हमारे चैनल के ऊपर नहीं बरस रहा है, जब भी आपका प्यार जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर बरसेगा, हम डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के लिए हम बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और हम ये कह रहे हैं ना आपको बाबू, आप हमें भरोसा कीजिए ना, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। सिविक्स के बारे में आपको कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बस 2 से 4 वीडियो देखिए, और भी बहुत सारे वीडियो बना दिए, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्ति? सेवानिवृत्त का मतलब क्या होगा, किस उम्र में वो रिटायर हो सकता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 65 वर्षों के अंदर में वो रिटायर हो जाते हैं। निम्नलिखित में सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका, जो न्याय देने का काम करता है, कोर्ट। निम्नलिखित में सरकार का कौन सा अंग
सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक होता है? ये होता है कौन? न्यायपालिका। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। चाहे उसको न्यायपालिका बोलिए या सुप्रीम कोर्ट बोलिए या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, न्यायालय ही क्या करता है? हमारे देश के अंदर में नागरिकों के मूल अधिकार का कहीं पर हनन हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाते, हाई कोर्ट ही नहीं जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं जाता है। वहीं पर ना हम लोग के समस्या का हल किया जाता है। हम लोग का संरक्षक होता है, हम लोग को देख रेख करता है वही, किसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? क्या केवल उच्चतम न्यायालय को इस तरह की शक्ति प्राप्त है? क्या केवल उच्च न्यायालय को है कि क्या केवल राष्ट्रपति को है कि उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों का है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब यहाँ पे ये हुआ, हमारे संसद के अंदर में कोई भी नियम कानून बना तो उसको पुनर्विलोकन के लिए भेज सकता है, एक बार पुनः उसको देखने के लिए कि ये कानून सही मायने में एक नागरिक के लिए अच्छा है कि नहीं है, नागरिकों के लिए सटीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसके लिए पुनः रिव्यू में भेज सकता है। कौन? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो उसमें आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का आंसर यही होना चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन ये न्यायपालिका नहीं है। भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? तो न्यायपालिका नहीं है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के अलावा कोई भी चीज आ जाए तो हमारे देश के संसद का अंग नहीं है, तो ये न्यायपालिका नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? लाभ का समान वितरण, सदस्यों का समान अधिकार, जातिवाद का महत्व, रोजगार में वृद्धि। देखिए, कोई भी सहकारी समिति का गठन किस प्रकार होता है? तो आपसी सहयोग के द्वारा ही ना होता है, हम ही लोग ना चलाते हैं। जैसे डेयरी हो गया, डेयरी के अंदर में दूध की डेयरी जो हो गया, वो चलता है किस तरह से? चाहे राशन की दुकान हो गया, जहाँ पे आप लोग चावल तावल लेने के लिए, तो किस अनुसार चलता है? हम ही लोग के न सहयोग के द्वारा चलता है, हम ही लोग के न सहयोग से चलता है। तो क्या वहाँ पे जातिवाद का ज़्यादा महत्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए, सदस्यों को समान अधिकार, सभी सदस्यों को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को रोजगार में वृद्धि होना चाहिए। सहकारी समिति की स्थापना किस लिए की है? ताकि सभी को रोजगार में वृद्धि हो, सभी सदस्यों का समान अधिकार हो और सभी के बीच में लाभ एक जैसा हो, एक जैसा मिले। तो जातिवाद का महत्व नहीं होना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहकारिता का संगठन है, तो ये एक ऐच्छिक संगठन है, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन होता है, आप अपने मन के अनुसार से, आप अपनी इच्छा के अनुसार से जुड़ सकते हैं। कुपोषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में कौन सी है? कुपोषण को रोकने के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती है? तो वो होती है यूनिसेफ। यूनिसेफ चल रहा है कुपोषण को रोकने के लिए। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के अंदर में समाहित किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को समाहित किया गया। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, आपको कहते हैं हम राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है, तो संविधान के भाग 4 के अंदर में, भाग 4 ए के अंदर में मौलिक कर्तव्य समाहित है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या चाहिए? शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ताकि वो सरकार को समझ पाए कौन सरकार हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा नहीं है। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तभी यहाँ पे सरकार कोई टिक पाएगा। राजनीतिक चेतना भी होना चाहिए, राजनीतिक समझ भी होना चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतने समय के लिए रहा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए है और हमारे लिए अच्छा काम किया। तो एक राजनीतिक समझ भी होना चाहिए, तभी ना वो एक अच्छी सरकार को चुन पाएगा। तो भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए इनमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहीं कहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रधान तो राज्यपाल, और देश का संवैधानिक प्रधान ये हो गया राष्ट्रपति। इसको ख्याल में रखिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है तो एकल नागरिकता होती है कि दोहरी नागरिकता होती है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है कि शक्तियों का विभाजन होती है? तो एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरली अगर किसी भी देश के अंदर में एकात्मक शासन व्यवस्था है
तो वहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति के पास, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। तो एक एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, जैसे अमेरिका के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, जैसे अमेरिका और के अंदर में एक स्वतंत्र न्यायपालिका देखी गई है। तो एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है क्या, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्नलिखित में किस शब्द से लोकतंत्र उत्पन्न हुई है, तो डेमोस और क्रेसिया से, डेमोस और क्रेसिया से, यानी कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोस और क्रेसिया से हुई है। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। पहल करना, जनमत संग्रह, वापस बुलाना, महाभियोग, ये सभी तो है। कौन कौन, पहल करना, पहल मतलब देखरेख करना, महाभियोग भी चला सकते हैं, जनमत संग्रह भी चला सकते हैं, लेकिन वापस नहीं बुला सकते हैं। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है तो 1995 ईस्वी से। कब कानून बना, तो 1987 ईस्वी से। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, ये लागू कब हो गया, तो 1995 ईस्वी में। विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे देश के अंदर में जैसे कोई भी गरीब है जिसके पास रुपया पैसा ज़्यादा नहीं है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार ने कानून में बदलाव ला करके सभी आम लोगों के लिए, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो भी न्याय से वंचित नहीं रहे। तो उसके लिए आपको जब ये लड़ने के लिए जाइएगा कोर्ट के अंदर में, तो आपको वकील चाहिए। तो सरकारी वकील की भी व्यवस्था की गई है ताकि एक आम नागरिकों को भी न्याय मिल सके, सभी लोगों को न्याय मिल सके। तो विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है 1995 ईस्वी से। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। तो कहीं ना कहीं 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे देश का संविधान सभा ने ही किया था। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान क्या कठोर है, क्या लचीला है, क्या एकदम कठोर है, क्या एकदम लचीले है, ऐसे ही खुली छोड़ दे देता है, क्या बहुत ज़्यादा कठोर है, ये भी नहीं कह सकते। क्या मान के चलिए हम लोग हेलमेट नहीं लगा के जाते हैं, क्या मान के चलिए हम लोग लड़ाई झगड़ कर लेते हैं, इधर बाती हो जाता है, तू मैं हो जाता है, तो क्या हम लोग को फांसी चढ़ा देता है, क्या हम लोग खून कर देते हैं, क्या हम लोग मर्डर कर देते हैं, तो क्या ऐसे ही छोड़ देता है, नहीं ना, दोनों तरह का मिश्रण है। यह हमारे देश का संविधान कठोर भी है कुछ मामले में, कुछ गंभीर मामलों में कुख्यात अपराध कर दीजिएगा और ऐसे कीजिएगा जमीन नॉर्मल मामले में, तो ये लचीला भी है, छोड़ देता है पैसा तैसा लेकर के। तो कहीं कहीं 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित में लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा बाबू, लोकसभा का नेतृत्व करेगा आपको लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखरेख कौन करता है लोकसभा के सभी सदस्यों को, सांसद को कौन देखरेख करता है, तो यही लोकसभा अध्यक्ष ही नहीं करता है, स्पीकर ही नहीं करता है, जो ऊपर में बैठा हुआ रहता है। कभी भी आपको संसद वाला वीडियो देखने का मौका मिला होगा तो उस दिन में आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार हो गया। भारत के राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच में है उसको मान्यता कौन दिया है। ऐसे ही तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता नहीं दी जा सकती है, कुछ कंडीशन होगा ना, कुछ शर्त होगा ना, तो उसको मान्यता कौन देता है कि फलाना पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है या सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, राज्य स्तरीय है या क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी मान्यता कौन देता है, इसको कौन कहता है, तो कौन कहता है, तो निर्वाचन आयोग कहता है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, तो वो क्या विकेंद्रीकरण पर है, केंद्रीकरण पर है, क्या प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में क्या किसी एक ही व्यक्ति के पास पावर है, नहीं ना, वार्ड सदस्य तक के पावर को बांट दिया है। कुछ पावर वार्ड सदस्य को है, कुछ पावर पंचायत समिति को है, कुछ पावर मुखिया को है, कुछ पावर जिला परिषद को है, कुछ पावर सरपंच को है, सभी के बीच में पावर को बांट दिया है। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर है। तो कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा के अंदर में शक्ति को बांट दिया गया, इस तरह से है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार क्या है, नागरिक का अधिकार है, ये नागरिक का अधिकार, क्योंकि राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक कर्तव्य ये सब तो नहीं हो सकता है, ये सब तो नहीं ना हो सकता है,
कि राजनीतिक अधिकार आपसे छीन भी लिया जा सकता है, लेकिन नागरिक को जो अधिकार दिया है संविधान, ये तो कोई नहीं छीन सकता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कहीं कहीं इस प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 ही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। रूस का फेस, और रूस का फेस का मतलब रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस। रूस का फेस, एफ का मतलब फ्रांस, ए से मतलब अमेरिका, सी से मतलब चीन और ई का मतलब ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड। रूस का फेस यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। किस पुस्तक के अंदर में इस तरह की बातें लिखी गई है? तो हमारे देश के संविधान के अंदर में ही नहीं लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य, हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ये प्रजातंत्र है कि समाजवाद है? तो समाजवाद के अंदर में सभी व्यक्ति को समानता का, समाज के अंदर में जो भी चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी को आर्थिक तरक्की के लिए एक समान होने का अधिकार देता है। ये उद्देश्य होता है एक समाजवाद का। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ना दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वोट देने का एक अधिकार है, तो ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, ये लोकतंत्र के अंदर में ही इस तरह के अधिकार देख सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे जनता किसी को चुन करके सरकार बनाने में, सरकार का निर्माण करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। जनता के शासन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग कानून बनाता है? तो ये विधायिका होती है। विधायिका हमारे देश के अंदर में कानून बनाने का काम करता है, कार्यपालिका लागू करवाने का काम करता है, और न्यायपालिका लागू करवाने में कहाँ दिक्कतें आ रही है उसको देखरेख करने का काम करता है। तो हमारे देश का कौन सा अंग कानून बनाने का काम आता है? तो ये विधायिका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बच्चों अब हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तभी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हम बदले में आपसे यही ना उम्मीद कर सकते हैं। इतने बढ़िया तरीक़ा से, इतने अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझा रहे हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं बच्चों कि आपके एग्ज़ाम में जो हम जिस अनुसार से पढ़ाएंगे उसी तरह का आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस थोड़ा आपके अंदर में समझदारी आ जाना चाहिए। समझदारी आ जाएगा तो उस स्थिति में आपको कहीं पर भी इस एग्ज़ाम को पास करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, आप आसानी से पास कर जाइएगा। संसद का उच्च सदन तो हम लोग कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा कहते हैं। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। विधानसभा के अंदर में कहेगा तो विधानसभा के अंदर में क्या हो जाएगा? ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन लोकसभा के अंदर में कहेगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 का जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसको ख्याल में रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संघीय लोकसभा आयोग का अध्यक्ष। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति चुनते नहीं है। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक होता है? तो ये सामंतवाद होता है कि क्षेत्रीयवाद होता है कि नारीवाद होता है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है? तो हमारे देश के एकीकरण के लिए ये क्षेत्रीयतावाद, ये क्षेत्रीयतावाद जो हो जाएगा, यानी कि लोग अपने क्षेत्र के स्तर पर सोचेगा, तो ये हमारे देश के एकीकरण के लिए अच्छी संकेत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये सभी हो जाएगा। शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए, सभी लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए, और इसके साथ ही साथ लोगों के अंदर में राजनीतिक समझ भी होना चाहिए। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों यदि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कतें आ रही होगी तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन वैसे ये दिक्कत हम रहने कहाँ देते हैं, आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एस कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, ये आपको राज्यपाल हो गया। कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? तो एक भारतीय संविधान की विशेषता क्या दोहरी नागरिकता है? क्या एकात्मक सरकार है? क्या हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति को दो दो नागरिकता दी जाती है? नहीं ना। एकात्मक सरकार क्या हमारे देश के यहाँ एक ही तरह के पॉलिटिकल पार्टी का या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी एक ही गवर्नमेंट के पास सारे पावर है? नहीं ना है। हमारे यहाँ कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास
पावर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? तो राष्ट्रीय शासन व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के अंदर में, यानी कि दोहरी नागरिकता भी नहीं कह सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व के एक अंग है? क्या शिक्षा का अधिकार होगा? क्या कार्य का अधिकार होगा? क्या जनता के बीच बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना होगा? नहीं। तो क्या होगा? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री अर्थात भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं या संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं, या लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है, लेकिन उसमें भी ख्याल रखेंगे, जनता तो विधानसभा के चुनाव में भी वोटिंग करता है और जनता लोकसभा के चुनाव में भी वोटिंग करता है। तो लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, ज़्यादा वोट मिलता है, बहुमत प्राप्त करता है। हमारे देश के अंदर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि सरकार बनाना है तो टोटल सीट है कितना? 543 सीटों पर क्या होता है? वोटिंग करवाया जाता है, जिसमें से अगर आपको कम से कम 272 सीट आ गई हो, जिसमें से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 272 सीट मिल गई हो, आ गई हो, जीत गई हो, तो सरकार बना सकता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता द्वारा ही होता है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रगान का आदर करना। हाँ, ये तो अच्छी बात है, मौलिक कर्तव्य की श्रेणी के अंदर है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे रेलवे, घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब का ना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी है। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को स्थानों का संरक्षण करना ये नहीं है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राष्ट्रगान जब गाया जाता है उस समय हम लोग को खड़े होकर गाना चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी कोई भी संपत्ति है उसको देखरेख करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का विकास तो किया ही जाना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र के रूप में। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों बाबू इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में प्रतिनिधि शासन करते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं वो प्रतिनिधि होता है, जो हमारे बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, एक प्रतिनिधि होता है। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है एकल नागरिकता होती है कि दोहरी नागरिकता होती है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है कि शक्तियों का विभाजन होती है। तो एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की घोषणा की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1948 में संविधान के क्या कार्य हो सकते हैं? नागरिकों पर नियंत्रण रखना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, या सरकार को नियंत्रण में रखना। तो सरकार को नियंत्रण में रखना, क्योंकि संविधान नहीं है हमारे देश के अंदर में, कोई नियम कानून नहीं है, तो सरकार तो ऐसे ही मनमानी करेगा। तो कहीं 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 के देखिए, अब निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं है? बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। तो मूल या मौलिक अधिकार के अंदर में अब नहीं रहा संपत्ति का अधिकार। तो कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कार्यपालिका विधायिका या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हम याद कर सकते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो सबसे व्यापक संविधान है, यानी कि शाब्दिक व्यापक संविधान है। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो लोक कल्याणकारी। इसको याद कर लीजिएगा। नीति निर्देशक का मतलब क्या? नीति का मतलब नियम कानून, निर्देशक का मतलब क्या हुआ? कहीं पर भी कोई सरकार अगर नियम कानून बनाने के लिए जा रहा है तो ये नीति निर्देशक तत्व उसको निर्देश करेगा कि आप ऐसे कानून को बनाइए जो लोक कल्याणकारी हो। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जब ये आ जाए तो उसमें आप ख्याल में रखिएगा लोक कल्याणकारी। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? विदेशों से संबंध पर नियंत्रण रखना, या राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, या देश का आर्थिक नीति का निर्धारण करना, ये सभी होता है। एक मंत्रिमंडल जिसका सरकार केंद्र में है, तो एक मंत्रिमंडल तैयार करेगा ना, अलग अलग मंत्रालय के अंदर में अलग अलग मंत्री को चुनेगा ना। जैसे सड़क परिवहन को कोई और देखेगा, बिजली को कुछ और देखेगा, रोड परिवहन के बारे में कुछ और देखेगा, मान के चलिए खाद के बारे में कोई और देखेगा। अलग अलग तरह के बहुत सारे मंत्रालय हैं।
विधियों से संबंध किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, उसके लिए कोई और होगा। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य होता है देश के लिए नियम कानून बनाना, यानी कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, देश का आर्थिक नीति का निर्धारण करना, ये सभी होता है। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। विधि के शासन का क्या अर्थ हो सकता है, तो विधि के शासन का अर्थ हो सकता है क्या कोई खास विधि से सरकार को चलाना, नहीं ना, कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। कानून के सामने में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या कोई आम नागरिक हो, कानून के समक्ष सभी एक समान है। विधि के शासन का अर्थ यही होता है, कानून की नज़र में ऊंच नीच, बड़ा या छोटा कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्य के अंदर में मान के चलिए मुख्यमंत्री राज्य को देखरेख करने में असफल हो जाता है तो राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति वहाँ पे किसी राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सब जोड़ा गया था। तीन था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता, यानी कि ये तीन शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। वैसे इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में बढ़िया तरीका से चर्चा की हुई है। यदि आप चाहते हो कि हमारे एनएमएस में रिजल्ट हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। उसको एक कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, मत पढ़िए किसी के चक्कर में। हम विनम्रतापूर्वक कर रहे हैं, कोई नहीं है इस चैनल के टक्कर में। बस व्यूज नहीं आ रहा है तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी अच्छा तरीक़ा से नहीं समझाते होंगे, इधर उधर का बात होगा इसलिए सर को कोई देख नहीं रहा है। भाई चैनल बनवाते समय कुछ गड़बड़ी या कुछ मिस्टेक हम कर दिए थे, कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, इसलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। बस आपको हम क्या कह सकते हैं, बस आप दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं और हमारा भी वीडियो देखिए ना, फिर आपको डिफरेंस हकीकत में समझ में आएगा कि कौन से सर बेहतर तरीका से समझा रहे हैं और कौन से सर नहीं समझा रहे हैं। वैसे सभी शिक्षक आदरणीय होते हैं, हम किसी सर का बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमारे चैनल को भी देखिए और दूसरे चैनल को भी देखिए, फिर किसी एक चैनल से जुड़ जाइए। आप इधर का भी देखिएगा, उधर का भी देखिएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। तो इसलिए किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए। आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं, अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इस स्थिति में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक प्यार, आपका एक लाइक हमें एनर्जी देता है, हमें ये मोटिवेट करता है कि अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी लाया जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए, जय हिंद, जय भारत।